सिस्टम एनालिटिक्स, इन सारी परीक्षाओं में पूछे गए बीपीएससी के द्वारा हिस्ट्री के सारे प्रश्नों को देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको कंफर्म बता दूं कि बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस वीडियो 2 दिन पहले का डाल रखा है, जिसमें आप जाइएगा तो 22 के प्लस व्यू जा चुका है उस वीडियो का। काफी उसको मैंने डिटेल में करा है बिहार स्पेशल का, जिसमें बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री या फिर बिहार इकोनॉमिक्स सारा अलग से करा दिया है। तो यहाँ पर जो भी नेशनल हिस्ट्री है, चाहे एंशिएंट, मेडाइवल या फिर आपका मॉडर्न, उसको हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी जो प्रश्न होंगे जो पूछे गए हैं, या फिर साइंस ईवीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, बिहार स्पेशल के पूछे गए हैं, सारे को मैंने करा दिया है। आप जाके देख सकते हैं 71st बीपीएससी एंड TRE 4 PYQ, ये हमारा क्या है, एक प्लेलिस्ट है, इसमें जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, काफी अच्छा सेशन होने वाला है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्या आपको पता है आपके नींद ना आने का उपाय आपके ब्रेन या स्लीपिंग पिल्स में नहीं बल्कि आपके नाभि में छुपा है। नाभि थेरेपी नींद के लिए एक पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन था। इस क्वेश्चन बिहार का ही था, लेकिन इसको नेशनल में भी इंक्लूड करते इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो बिहार से जगदीशपुर से कौन थे भाई, कुंवर सिंह थे, और वही पटना में नेतृत्व एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, मुख्य नेतृत्व तो यहाँ पर भी आपका कुंवर सिंह का ही था, लेकिन पीर अली का भी मुख्य योगदान था, जो कि क्या थे, पुस्तक विक्रेता कहे जाते हैं। 1857 की क्रांति की बात करें तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेतृत्व किए थे लोग। अगर पूछा जाए आपसे कि दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था, तो बहादुर शाह जफर। लेकिन बहादुर शाह जफर के अलावा चूंकि वो बूढ़े हो गए थे, तो उनका एक सहयोगी था जिसका क्या नाम था, बख्त खां, उसने क्या दिया था, इनका साथ दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कानपुर में पूछा जाए तो तात्या टोपे। तात्या टोपे का एक अदर नाम भी पूछा जाता है, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, इसके अलावा नाना साहब, जिनको दोनों पंथ कहा जाता है, दोनों ने कानपुर में नेतृत्व किया था, यानी कि नाना साहब और तात्या टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और उसके पुत्र जो थे गर्जिस कादिर, उसने यहाँ नेतृत्व किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तात्या टोपे, जगदीशपुर में आपने देख ही लिया कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खां। इन लोगों ने क्या किया था, अलग अलग जगहों पे 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ये एग्जाम में आपके प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ कदम सिंह भी दे रखा है, तो कदम सिंह को भी थोड़ा सा जान लीजिए, अगर दिया है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। कदम सिंह ने इसका नेतृत्व मेरठ में किया था, मेरठ में किया था। ठीक है, वही सुरेंद्र साई इसको संबलपुर में इसका नेतृत्व किए थे। सारे को थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति को थोड़ा डिटेल में देखें तो आप देखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसका क्या नाम था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था डिस्कट पामस्टन। पामस्टन इसका नाम था। वही जो है भारत का वायसराय कौन था, क्योंकि उस समय तो गवर्नर जनरल था, लेकिन इसके नाम बदल के वायसराय कर दिए, कैनिंग था। क्या नाम था इसका, कैनिंग नाम था। ठीक है, 1857 की क्रांति के ऊपर कुछ विद्वानों ने, कुछ भारतीय विद्वानों ने, कुछ ब्रिटिशर्स ने कुछ कहा है, वो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, तो BD सावरकर। बार बार पूछा जाता है, विनायक दामोदर सावरकर ने ये बात कही, भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम है। RC मजूमदार जो ठीक इसके अपोजिट थे, इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो इन्होंने इससे मानने से इनकार कर दिया। ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आउटरम और टेलर ने इसे मुसलमानों का षड्यंत्र माना था। ये प्रश्न पूछा गया है कि किसने 1857 के विद्रोह को मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था, तो आउटरम और टेलर ने ये बातें कही थी। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं याद रखिए। पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था, तो आउटरम टेलर ने ही कहा था। बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध TR होम्स ने कहा था। एक और कथन है, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये क्या, ये रीज ने कहा है। ठीक है, तो ये सारा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक और स्टेटमेंट जो है सर जॉन लॉरेंस का है कि 1857 की घटना जो है सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी, तो ये लॉरेंस ने कहा। ये सारी कथनों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू की गई थी। तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आपको बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू की गई थी। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त जो है इसमें क्या तरीका था, इसमें जो है 1/11 जो है स्वयं जमींदार रखते थे, उस वसूल के 10/11 कंपनी को दे देते थे। ये कितने भूमियों पर लागू थी, टोटल 19% भूमि पे पूछा जा सकता है। इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है, कर्नवालिस को कह सकते हैं। कर्नवालिस ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसका अलग अलग नाम है, इसमरारी कहा जाता है, चिरस्थाई कहा जाता है, जमींदारी बंदोबस्त कहा जाता है, बहुत सारे इसके नाम है। तो इंग्लिश में से हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद से एक महलवाड़ी पूछा जाता है कि महलवाड़ी बंदोबस्त क्या है।
तो महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? मैकेंजी के द्वारा। ये पूछा जा सकता है। और इसमें जो है अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट में आपको 19% भूमि आच्छादित थी। इसमें भूमि आपका कितना था? लगभग 30% आता था। किसमें? आपके महलवाड़ी व्यवस्था में। महलवाड़ी का मतलब एक मोहल्ले की तरह होता था। उनसे क्या किया था? गांव के महल जो होता था, टोला कहते हैं ना आसपास का, उससे क्या किया जाता था? एक अंग्रेजों द्वारा या फिर जमींदारों द्वारा सीधे उनसे कनेक्ट करके आपको क्या किया जाता था? एक सेटलमेंट किया जाता था। मैकेंजी ने इसको स्टार्ट किया था। ये लागू कहां पे हुआ था? ये लागू संयुक्त प्रांत हो गया, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, पंजाब, इन सब चीजों में, इन सब जगहों पे लागू था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो कि 51% भूमि पे लागू था, और इसका जो है इसको मुनरो और कैप्टन रीड ने इसको स्टार्ट किया था। और ये मुख्यतः मद्रास और मुंबई में, याद रखिएगा, मद्रास और मुंबई में, असम कर्नाटक में भी था, पूर्वी बंगाल में, लेकिन मद्रास और मुंबई सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहले कहा तो इसमें पूछा जाए तो मद्रास सबसे पहले। ठीक है, तो इन सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसी रैयतवाड़ी बंदोबस्त में रैयत मतलब होता है किसान, किसानों से सीधा बंदोबस्त किया जाता था, यानी कि बिचौलिया इसमें कोई नहीं था। तो पूछा जाता है किसमें बिचौलिया नहीं था, और भूमि के माप करके उसके बाद से क्या किया जाता है? इसका लगान तय किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा जिसमें कह रहे हैं कि बाघा, ये गलत लिखा हुआ है, कम से कम ट्रांसलेशन तो सही करना चाहिए ना। बाघा जतीन होगा। बाघा जतीन एक मूवी भी आई थी, आपने शायद देखा होगा, कि हमारे जो भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के रूप में जाने वाले जतीन मुखर्जी जिनका नाम था, उन पे एक मूवी आई थी, बाघा जतीन उनका नाम था। ये ट्रांसलेशन गलत लिखा हुआ है, इनका टोटल क्लियर नाम क्या होगा? बाघा जतीन होगा। चलिए छोड़िए नाम। इसमें कह रहा है पहला स्टेटमेंट की, इसमें कह रहे कौन सा कथन सही है? कह रहे कि उन्होंने 1928 में बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदौली में किया गया था। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सत्य पूछा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह युगांतर, देखिए युगांतर होगा, ये भी ट्रांसलेशन मिस्टेक है। यह युगांतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। बिल्कुल सही है। जस्ट 49 रुपीज में, 49 में आप अपना कोर्स सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अपना ऑनलाइन बिजनेस जो कि होगा कोर्स सेलिंग का, और हम आपको 3 बने बनाए कोर्सेज दे रहे हैं। थे। बिल्कुल सही है। ये सितंबर 1915 में ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए बालासोर उड़ीसा के तट पर ये शहीद हो गए थे। स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो टर्म लिखा था ना, ये युगांतर होगा, लेकिन फिर भी इसको सही बी ही माना गया है। ठीक है, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। बिल्कुल गलत है। WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? पहले अध्यक्ष थे, जो कि 1885 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने बंगाल में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। ये भी गलत है। तो इसमें आपको देखिए तो स्टेटमेंट नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयबजी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? ये फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही गलत है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था भाई? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना 1939 में मई 1939 में की जाती है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किए। स्टेटमेंट क्या है? सही है। 1887 में जब मद्रास अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें बदरुद्दीन तैयबजी क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, वो अधिवेशन कब कहाँ हुआ था? आपको मद्रास में हुआ था। कब? 1887 में। इसके अलावा आपसे एक बार सवाल पूछा गया है कि आपको अगर पूछा जाए कि पहले दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो इनका नाम याद रखिए, रहमतुल्लाह सयानी, जो 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसमें ये अध्यक्ष रहे थे और ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूछा जाए कि भारत में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, पहली महिला, फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम था एनी बेसेंट, जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। इसके अलावा एक और सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम था सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में हुए कानपुर अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और भी सवाल बन सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम उनका नाम था, एओ ह्यूम थे, उनका नाम याद रखिएगा। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो ग्लैडस्टोन। क्या नाम था? ग्लैडस्टोन नाम था। उस समय आपके कौन गवर्नर कह सकते कि वायसराय कौन था? तो डफरीन कौन था? उस समय डफरीन क्या था? वायसराय था। और यही कांग्रेस को संबोधित करके कहा था डफरीन कि कांग्रेस सूक्ष्म लोगों की क्या है? संस्था है। और वही जो है कर्जन कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और पतन की तरफ बढ़ रही है। इस तरह से स्टेटमेंट का यूज किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अकाल आयु कालानुक्रम आपको बताना है, इसमें सजाना है। इसका राइट आंसर आपको क्या होगा? ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो आपके मैकडोनल्ड जो है ये 1899 से क्या हो जाएगा? 1900 इसका क्या हो जाएगा? समय हो
जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेची जो कमीशन था ये क्या हो जाएगा 1880 के आसपास हो जाएगा। लॉयल जो होगा ये कब हो जाएगा 1896-97 में हो जाएगा। और वही आपकी बात करें कैंपबेल जो है ये हो जाएगा 1866-67 हो जाएगा। उस हिसाब से अगर प्रश्न का सही उत्तर देखा जाए तो इसका क्रम सजाइएगा तो सबसे पहले क्या आएगा डी आएगा, उसके बाद से क्या आएगा बी आएगा, और बी के बाद से सी आएगा, और सी के बाद से आपका क्या आएगा ए आएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस हिसाब से आप सी को याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या करना है आपको फाइंड करना है। कह रहा है कि मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने कहा कि प्राचीन समय में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में स्वतंत्र रूप से घूमती थी। कह रहे कौन सही नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या है ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद से कह रहे कि उत्तर भारत के आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा को पुनर्जोर समर्थन किया था। ये भी क्या है स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, तो 1875 में मैडम वेलेस ऑक्टॉक और वेलेस्की इनका नाम है। टोटल थोड़ा नाम इसका क्लियर आप देख लीजिएगा। मैडम ब्लाउ तुस्की होता है और ऑल्टॉक होता है। ठीक है, कर्नल ऑल्टॉक। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि आर्य समाज की बात किया तो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती का बचपन का शुरुआती नाम क्या था, मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वेदों की ओर लौटो इन्होंने ऐसी बातें कहकर संबोधित किया था। अगला है कि 1882 की हंटर आयोग रिपोर्ट ने लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्कूलों के लिए अधिक उदार अनुदान सहायता और लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और पुरस्कार की सिफारिश की। ये भी स्टेटमेंट क्या है सही है। काफी लोग शिलाजीत को एक ही रीजन के लिए जानते हैं, बट कपिवा शिलाजीत के और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, बेटर एनर्जी लेवल्स एंड इंक्रीज्ड स्टेमिना। इसमें है 60% फल्विक एसिड एंड 80 से भी ज्यादा एसेंशियल मिनरल्स लाइक जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज करता है, जिससे मैं पूरे दिन एक्टिव रहता हूँ। ये हिमालयन एक्सिलेयर आपको जरूर महंगा लगता होगा, बट ये बॉटल 2 महीने तक चलेगी, क्योंकि आपको सिर्फ 1/4 ऑफ स्पून खाना है टू मैक्सिमाइज योर एनर्जी लेवल। और इसके हर बॉक्स के साथ एक NABL सर्टिफाइड लैब रिपोर्ट आती है, जिससे पता चलता है कि ये एकदम प्योर है। तो आप भी अपनी एनर्जी को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए इसे अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो। हेड ऑन टू www.kapiva.in फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। क्या छोटे, गणपति सेलिब्रेशन टाइम पे इतना टेंशन क्यों भाई? सरकारी नौकरी भैया, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से और कैसे तैयारी करूं। भाई तेरा मेन प्रॉब्लम तो ये है, तू अभी भी PYPs के लिए सीनियर्स के पीछे पड़ा है और मॉक टेस्ट के नाम पे तूने सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे है। तेरा सारा टाइम तो यहीं वेस्ट हो रहा है। तैयारी करेगा कब? भैया ये सब तो करना पड़ेगा ना, ये तो टेस्ट सीरीज और PYPs कहाँ से मिलेंगी? भाई सब कुछ मिलेगा, वो भी एक जगह। तू टेंशन छोड़ और टेक्स्ट बुक से जोड़। ये देख 850 एग्जाम, 1.5 लाख मॉक टेस्ट और 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहे हैं। सब कुछ मिल रहा है, वो भी एक जगह घर बैठे। वाह भैया वाह, इस बार होगी गणेश उत्सव पर नई शुरुआत। बिल्कुल, और तेरा साथ देगा टेक्स्ट बुक पास प्रो। ग्रांड उत्सव सेल चल रहा है, यानी 1 साल का पास प्रो मिल जाएगा सिर्फ 399 में। तो अब जल्दी से बप्पा का आशीर्वाद ले और तैयारी शुरू कर। गणपति बप्पा मोरया। सही है। और एक लास्ट स्टेटमेंट है जिसमें कह रहा है कि धोंडो केशव कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। ये खिलाफ नहीं थे, बल्कि DK कर्वे जो इनका नाम क्या था, DK कर्वे नाम था। स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को क्या किए थे, ये मतलब कि सपोर्ट किए थे, ना कि क्या किए थे उसका अपोज किए थे। स्टेटमेंट क्या होगा डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब किसने मार्ले मिंटो सुधार पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं बल्कि क्या है वरन मिंटो है। स्टेटमेंट किसने कहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, और कई एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये दिया है सुमेलित करने के लिए और इसको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, इसमें देखिएगा तो अभी हमने कहा मूल शंकर की बात कहा तो दयानंद सरस्वती को मूल शंकर कहा जाता है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। उसके अलावा देखा जाए तो नरेंद्र नाथ दत्त किसका नाम था भाई, स्वामी विवेकानंद, बी का क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो गदाधर चट्टोपाध्याय है, इनको क्या कहा जाता है, तो ये रामकृष्ण परमहंस इनका दूसरा नाम है। ठीक है, तो ये सी का क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। और वही मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल इनका नाम क्या है आपका, भगिनी निवेदिता। तो इस हिसाब से ऑप्शन
ऑप्शन क्या होगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी आंसर बताया जा रहा है प्रोविजनल यूपीएससी का आंसर किसे बताया जा रहा है, प्रोविजनल आंसर किसमें कोई मिस्टेक अगर होता है तो मैं सुधार कराने की कोशिश करूंगा कि ये हो सकता है, बाकी आयोग उस पर क्या करेगा बाद में उसको आपको एक बार देख लेना होगा। एक आध प्रश्न ऐसे होंगे जहां पे मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था, तो ये कहां पर पहुंचा था, महाराष्ट्र के मुंबई में, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और आपको सही उत्तर चुनना है इसमें। तो कह रहे हैं कि यह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मलाबारी थे जिन्होंने इसकी वकालत की थी। स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है कि बहराम जी मलाबारी की क्या थी, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद से कह रहे हैं इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली गरमपंथी शाखा का समर्थन प्राप्त था। देखिए बहराम जी मलाबारी ने तो सहमति आयु अधिनियम लाई थी, इसमें लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया था मिनिमम, और ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने इनका क्या किया था, विरोध किया था, ना कि इनका समर्थन किया था। तो ये प्रश्न स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन केवल सी स्टेटमेंट 1 क्या होगा, बिल्कुल ये वाला केवल सही होगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस वहां पे कर दे रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। कुछ अधिनियम आए थे शादी को लेके, जैसे हमने बात कर लिया कि एज ऑफ कंसल्टेंट 1891 की हमने बात कर ली, सहमति आयु अधिनियम, इसमें 12 वर्ष लड़कियों की उम्र 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 1872 में एक्ट आया था, नेटिव मैरिज एक्ट, इसके तहत अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई थी कि जो भी इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनको मान्यता प्राप्त की गई थी। कब आया था नेटिव मैरिज एक्ट, तो 1872 में आई थी। शारदा एक्ट भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, शारदा एक्ट कब आया था, 1929 का ही लिखता है, 1930 का ही लिखता है। शारदा एक्ट 1930 में आई थी और इसमें लड़कों की उम्र जो थी शादी की 18 वर्ष निर्धारित की गई कि इससे कम उम्र में शादी नहीं हो सकता है, मतलब बॉय के लिए और गर्ल्स के लिए उम्र जो थी 14 वर्ष क्या की गई थी, निर्धारित की गई थी। तो ये सारे आप ध्यान रख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का क्या करना है, आपको चयन करना है। कहला है कि डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए थे। देखिए डच जो है 17वीं शताब्दी में भारत में आए थे और गजपति शासक जो है 16वीं शताब्दी के अंत तक चले गए थे, तो ये कोई मिसमैचिंग हो जाता है, तो ये पहला क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए इसका नाम था अल्फांसो अल्बुकर डी अल्बुकर जो था ये 1509 में आपके गवर्नर वाइसराय बन के आता है और इसकी खास बात यही रहती है कि 1510 में उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से, किससे, बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे क्या करता है, ये गोवा छीन लेता है। इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक आया था वाइसराय जिसका नाम था 1505 में आया था, 1505 से 1509 तक ही रहा था, इसके बाद अल्बुकर आ गया था। तो 1505 में जो आया था उसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम था और इसे प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में जाना जाता है और इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति कहते हैं, ये क्या किया था भारत में, इसको अप्लाई किया था। इसके अलावा पूछा जाए नीनो डी कुन्हा जो था 1530 में गवर्नर बन के वाइसराय आया था और इसने कोची की जगह गोवा को क्या बना दी, राजधानी बना दी। तो तीनों बातों को आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। तो पहला गलत हो गया, दूसरा क्या होगा, सही हो जाएगा, सत्य पूछा है। तीसरा हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे ली गई जमीन पर मद्रास में कारखाना स्थापित किया गया। तो स्टेटमेंट ये सही है कि विजयनगर साम्राज्य से पट्टे पे जमीन ली गई थी और एक कारखाना मद्रास में लगाया गया था। तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, सही स्टेटमेंट हो जाएंगे। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बाई चांस टिक करने में या कहीं अगर मिस्टेक हो जाता है तो कमेंट में पिन कर दिया जाता है, जाके आप वहां से पढ़ सकते हैं। भरसक में मेरी आज कोशिश है कि कहीं प्रश्न में कहीं एरर आपको नहीं देखने को मिले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह से प्रमुख रूप से जुड़ा था जो भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी में सक्रिय भागीदारी निभाई। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये 1917 में हुआ था और ये गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा माना जाता है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कई नेताओं ने महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाई थी। उन नेताओं में आप बात करें तो आपके राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद से ब्रिजकिशोर, उसके बाद से महादेव देसाई, इन बाय रोहन, बाय रोहन। अरे रिया तुम कहीं जा रही हो? रोहन ने मेरे लिए सोलो ट्रिप बुक किया, स्पीति वैली। सो क्यूट ना। बाय रोहन। अरे भाई बहुत पैसे तेरे पास, अपने प्लान्स के लिए तो पैसे नहीं होते। ब्रो परसों बॉयज नाइट आउट है और रिया को तो घर से बाहर भेजना ही था, मैंने सिर्फ ड्रिंक किया, वहीं से ट्रैवल और होटल का बुकिंग कर दिया। अब जब वो वापस आ जाएगी उसको EMI के बारे में बता दूंगा। बस रिंग ऐप डाउनलोड करो, आधार और पैन कार्ड अपलोड करो और 5 मिनट में 5 लाख तक का लोन सीधा बैंक में।
इनकी प्रमुख भूमिका थी। राजकुमार शुक्ल जी जो थे मुरली भरवा गांव के थे, उन्होंने क्या किया था, गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि इसी समय चंपारण एग्रीरियन कमेटी कृषि जांच समिति की स्थापना की गई थी, जो कि क्या था, किसानों की समस्याओं को लेकर ये जांच किया था। इसके अलावा गांधी जी को जान कौन बचाया था चंपारण सत्याग्रह के समय, तो बत्तख मियाँ जो था, बत्तख मियाँ एक रसोइया था जो खाना में जहर मिलाने के बाद ये क्या किया था, इसको पहचान करके गांधी जी की जान इसमें बचाई थी। इससे सवाल पूछा जा सकता है कि किस रसोइये ने गांधी जी की जान बचाई थी, तो बत्तख मियाँ नाम था। राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बिहार में स्वराज दल के संस्थापक माने जाते हैं श्री कृष्ण सिंह, इनको याद रखिएगा। बाकी जयप्रकाश नारायण जो है लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं, इनका भी आपके बारे में पता होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की थी। तो कौन सी घटना थी, वो घटना थी कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसी में इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सी विजय राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी समय गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को क्या कर दिया था, गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग कर दिया था और एक साल में स्वराज्य का लक्ष्य का क्या किया था, निर्धारण किया था। असहयोग आंदोलन जो था 1920 से लेकर 1922 तक चलता है, लेकिन जो भी चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को क्या किया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था, जो कि काला कानून या मुंह बंद करने वाला कानून कहा जाता है। जालियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौरा चौरी कांड की बात करें तो 4 फरवरी 1922 को। बुक में 5 फरवरी देता है, लेकिन हम 4 फरवरी के साथ जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है 4 फरवरी को क्या करता है, वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। तो वो कौन सा अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त को परम भागवत के नाम से, तो इलाहाबाद स्तंभ जो है इसके माध्यम से इसको परम भागवत कहा जाता है। किसके, आपके समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो इसका प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही भीतरीय स्तंभ लेख जो है किससे रिलेटेड है, तो आपके स्कंद गुप्त से संबंधित है। किसका, स्कंद गुप्त से संबंधित है। इसी स्कंद गुप्त के समय क्या हुआ था, हुरों का आक्रमण हुआ था, जिसको क्या कर देता है, ये विफल कर देता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। भीतरी अभिलेख जो है गाजीपुर से इसका प्रमाण मिलता है। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुमारगुप्त की बात करें तो कुमारगुप्त जो है मंदसौर जो अभिलेख है कुमारगुप्त से संबंधित है। कुमारगुप्त ने ही, जिसको महेंद्रादित्य कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी, स्थापना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात किया जाए, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है, शकु का आक्रमण जो था उसी के समय हुआ था और उसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इसको सारा ध्यान रखिएगा। महरौली स्तंभ की बात किया जाए तो महरौली स्तंभ जो है किससे रिलेटेड है, आपके चंद्रगुप्त सेकंड से ही रिलेटेड है। तो इस सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एलोरा हो जाएगा। एलोरा कहाँ पे मंदिर है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। और एलोरा किसके द्वारा बनवाया गया था, ये जो एक तरह से कैलाश मंदिर, ये आपके राष्ट्रकूट राजा जो था कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया था। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें कांची का कैलाश मंदिर जो था, ये किसने बनवाया था, पल्लव जो शासक था जिसका नाम था नरसिंह वर्मन जो सेकंड था, उसने इसकी स्थापना की थी। तो सारे को आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की वर्णन मिलता है। तो याद रखिए अशोक का जो कौन सा शिलालेख है, 13 नंबर का शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि शेर शाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, 27 के बारे में आपको बताना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहे कि शेर शाह के साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया गया था। चीफ सरकार, सिकदार कानून और व्यवस्था और चीफ मुंसिफ जज, प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2 प्रभारी होते थे। सूबा सरकार ये क्या बनाया गया था, इसको बांटा गया था। ये शाह के समय ही हुआ था। जीटी रोड, श्रेयसारी, NH1 NH2 को कंबाइंड वे से जीटी रोड कहा जाता है, इसने ये स्टार्ट किया था। प्रत्येक सरकार को कई परगनों में विभाजित किया जाता था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है कि सरकार को क्या, सूबा, फिर सरकार, फिर परगना, 3 पार्ट हो गए। तो सूबा को फिर सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता था, ग्राम को माना जाता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये भूमि को 3 तरह से डिवाइड किया था, अच्छी भूमि, मध्यम भूमि और खराब भूमि। ठीक है, 3 तरह से डिवाइड किया था। ये शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ जो है, बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है, शेर शाह सूरी ने चौसा की लड़ाई लड़ी थी कब, 1539 में इसने चौसा की लड़ाई लड़ी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं सही ट्रेडिंग ऐप के बारे में। ये ऐप बेसिकली सभी ट्रेडर्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, चाहे आप बिगिनर हो या एक एडवांस्ड लेवल ट्रेडर। देखो, ट्रेडिंग करते वक्त सबसे बड़ी दिक्कत होती है ब्रोकरेज की, लेकिन इस ऐप पर आपको मिलता है पहले 30 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ब्रोकरेज, और उसके बाद भी सिर्फ 10 रुपये प्रति ऑर्डर का चार्ज लगता है, जो कि इंडस्ट्री के बाकी ब्रोकर्स के कंपैरिजन में 50% तक कम है। मतलब लिटरली आधा ब्रोकरेज देना पड़ता है। मैं आपको एक ट्रेड लेकर लाइव दिखाता हूँ कैसे काम करता है। ट्रेड लेने के लिए आपको सिंपली बीच में दिए गए ट्रेड बटन पे क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करते हो 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑप्शन स्कैल्पर, ऑप्शन स्ट्रैटेजी, बजिंग स्टॉक्स। तो चलिए अब हम इन 3 ऑप्शंस को समझते हैं और सबसे पहले क्लिक करते हैं ऑप्शन स्कैल्पर बटन पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपकी स्क्रीन लैंडस्केप मोड में स्विच हो जाती है और यहाँ आप जैसे ही ड्रैग करते हो आपको लेफ्ट साइड में इंडेक्स का चार्ट दिखाई देता है और राइट साइड में ऑप्शंस का चार्ट मिलता है। आप चाहो तो ये चार्ट कॉल या पुट के बीच इजीली स्विच कर सकते हो एक सिंपल बटन पे क्लिक करके। इंडेक्स भी आप चेंज कर सकते हो, तो जैसे अभी निफ्टी 50 सिलेक्टेड है, पर अगर आप चाहो तो सेंसेक्स या कोई और इंडेक्स भी चूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि एक ही स्क्रीन पे आपको दोनों चार्ट्स मिल रहे हैं और पूरा इंटरफेस काफ़ी क्लीन और अनक्लटर्ड है। अगर आपको किसी दूसरे ट्रेडिंग ऐप का इंटरफेस दिखाऊं तो आप खुद कंपेयर कर पाओगे, उनमें काफ़ी क्लटर होता है और स्पेशली बिगिनर्स के लिए तो कुछ समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ क्लीनली दिखाई देता है। अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको सिर्फ चार्ट पे कहीं भी टैप करना है। जैसे ही आप टैप करते हो आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, बाय एट मार्केट और सेल एट मार्केट। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हो तो वो भी यहाँ से ईजिली पॉसिबल है। चलिए अब मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको एक ट्रेड बाय करके दिखाता हूँ। बाय के लिए बस एक सिंपल क्लिक करना है और आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है स्क्रीन पर आप एक और फीचर देख सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये इसका एक और यूनिक फीचर है। आप अपना स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट डायरेक्टली चार्ट पर ही बस ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हो। कोई अलग पैनल खोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चार्ट पे क्लिक करो, ड्रैग करो और आपका एसएल और टीपी अपडेट हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस सिंपल भी है और फास्ट भी, और ऑनेस्टली ये फीचर हर ऐप में नहीं मिलता। और अगर आप लैंडस्केप मोड में नहीं बल्कि वर्टिकल मोड में ट्रेड करना चाहते हो तो सिर्फ एक बटन पे क्लिक करना है, स्क्रीन तुरंत वर्टिकल मोड में स्विच हो जाएगी। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। हम अभी इसको लैंडस्केप ही कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पीएनएल भी दिख जाता है और नीचे आपकी पोजीशंस भी मिलती हैं, ओपन पोजीशंस, क्लोज पोजीशंस, सब कुछ क्लियरली अवेलेबल होता है। फिर अगर आप ऑर्डर्स के सेक्शन में जाते हो तो आपने जितने भी ऑर्डर्स लगाए हैं, ओपन, क्लोज्ड, कैंसल्ड, सब एक ही स्क्रीन पे देखने को मिल जाते हैं। अब सबसे नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप अपनी ट्रेड क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो हर एक इंडेक्स के लिए, और उसके साइड में आपको ए सेल और टीपी का ऑप्शन मिलता है। यही से आप ऑटो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हो। जैसे अभी डिफ़ॉल्ट में ए सेल 20% और टीपी 50% पे सेट है, तो जैसे ही आप ट्रेड लोगे वो ऑटोमेटिकली यही परसेंटेजेस के हिसाब से अप्लाई हो जाएंगे, और अगर आप चाहो तो ये वैल्यूज़ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो। चलिए अब हम इसको अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं और अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं। ट्रेड एग्जिट करने के लिए भी सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ चार्ट पे अपने ट्रेड पे क्लिक करना है और एग्जिट बटन दबाना है। बस एक ही क्लिक में आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। तो देखा जाए तो सही ट्रेडिंग ऐप पे ट्रेड लेना और एग्जिट करना दोनों ही काफ़ी ईजी है। अब हम वापस होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और आप यहाँ क्लिक करके इसकी होम स्क्रीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पोजीशंस एंड ऑर्डर्स स्क्रीन पर सबसे ऊपर चाहिए तो ये क्लिक करके इसे ड्रैग करके टॉप पे सेट कर सकते हो और देख सकते हो कि पोजीशंस एंड ऑर्डर्स स्क्रीन पे सबसे ऊपर दिखने लग गया है। ऐसे ही सारे फीचर्स अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो अगर मैं आपको समरी दूं कि सही ट्रेडिंग ऐप क्यों बाकी ब्रोकर्स से बेटर है, तो देखिए हमने अभी सही की ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, यहां आपको सिर्फ 10 रुपए पर ऑर्डर का ब्रोकरेज लगता है। जब आप मल्टीपल ट्रेड्स करते हो तो ये छोटी सी ब्रोकरेज डिफरेंस एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और अगर आप सीरियस ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट बनाना सिर्फ स्ट्रैटेजी पे नहीं, कॉस्ट सेविंग पे भी डिपेंड करता है। और ये ऐप सिर्फ सस्ती ब्रोकरेज तक सीमित नहीं है, यहाँ आपको मिलते हैं यूनिक प्रो लेवल फीचर्स जो बाकी ऐप्स में मिसिंग होते हैं। तो अगर आप सच में सीरियसली ट्रेडिंग करते हो या स्टार्ट करना चाहते हो, सही ऐप आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन बन सकता है। Investment in securities market is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.